हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है असेंट वर्ल्ड यानी प्राचीन विश्व। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो 9th में हो चाहे 10th क्लास में हो। इवन कि जो NIS बोर्ड में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में असेंट वर्ल्ड है सामाजिक विज्ञान में, तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आज हम विचार करेंगे मिस्र की सभ्यताएं हो, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और भी सभ्यताओं के विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो ये टॉपिक जो कंपटीशन तैयार ही करते हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और इसमें हम विस्तारपूर्वक इन पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों NIS सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक से द Maurya Age. Maurya is the most important period time here. Their time here 322 BC to 184 BC. There is the most important period time here, Maurya Age. Out of 16 Mahajanpad, out of 16 Mahajanpad, it was a Magad that expanded to considerably under a powerful rule like is a Bimsar. Bimbusar, there is the most important on this period time here. Ajasatru and Mahapadmananda, there is a last king of the Nanda then century was affected by the Chandragupta Maurya in 322 BC. There is the most important here Bimbusar and Ajasatru and Mahapadmananda. There is the last king of the Nanda the centuries here, and Chandragupta Maurya established here 322 BC, and he established the Maurya Empire, uprooting a Greek form of Punjab is Nandas from to the Gangatri plants here. By the continued process of conquest and extensions, he was able to unify almost the whole of India. Chandragupta ruled from to the 322 BC to 297 BC. There is the most important period time here. He embraced the Jainism under the influence of here Bhadrabahu. Bhadrabahu is a die at the Bangalore near Mysore. That is important here. Bindusara here 297 BC to 272 BC. Bindusara is a period time here 297 BC to 272 BC. The son and successor of Chandragupta Maurya was also now as a Mitragarda is a lair of the enemy, and he is said to be inquired to the Deccans, extending a Maurya control as far as Mysore. He also had a contact with the Antiochus is one the Greek ruler of West Asia. It appears from the Buddhist literature that after the death of the Bindusara, there was a struggle from the throne as among his son. And the next year, Asoka here 272 BC, there are 236 BC. There is the most important period time here. Asoka emerged victorious in this the Phoenicians' war of succession and ascending their throne of Magad.
An important event this the resign was the famous Kalinga War in year 260 BC. Kalinga is but there is the most important the mention in his rock edit is a 8. Later Ashoka is embarrassed the Buddhism and give up a war. Give up a war. He was the benevolent the ruler and did not is many things for there is the welfare of his this subject. And his policy of the Dhamma was based on religious stoicism and respect to the elder, care for the older, and kindness, truthfulness, and purity. It was thought the effort of Buddhism spread beyond to the boundaries of India. The rock edict of the pillar, written the inscripted by him, give a detailed account of his reason. After the shock as a death, his empire are disintegrated into the species. There was also dangerous of foregone inventions. The economical condition of country is the noted. The last king of the Maurya dynasty is the Bhimdranatha. The Bhimdranatha is the most important here. Here show the most important Soka time has map here. There is a major rock edict here and pillar edict, minor rock edict and temoted limit. There is the most important in this show in this map. That is important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मौर्य काल, देखिए यहाँ मौर्य काल के विषय में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ मौर्य काल के अंतर्गत। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। यदि हम बात करें मौर्य काल की तो कहते हैं बिंदुसार अजातशत्रु और महाजनमानाद जैसे ताकतवर शासकों के अंतर्गत मगध साम्राज्य का जो है बहुत विस्तार हुआ। यानी बिंदुसार ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया मौर्य जो है साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। नंद वंश के अंतिम राजा को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में परास्त कर दिया था, यानी धनानंद था। चंद वंश के जो आखिरी राजा था धनानंद था। धनानंद देखा जाए तो बहुत क्रूर था और इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के जो है कूटनीतियों से जो है इसको परास्त कर पाया और ये भी जो है 322 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। चंद्रगुप्त ने पंजाब में यूनानियों को और गंगा के मैदानी जो है इलाकों में नंदों को जो है भगाकर मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल किया था। विजय और विलय की एक समस्त प्रक्रिया से यह लगभग संपूर्ण भारत के एकात्मबंध करने में कामयाब भी रहा। चंद्रगुप्त ने जो है 322 ईसा पूर्व में से लेकर 297 ईसा पूर्व तक राज्य किया, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड टाइम था यहाँ पर जहाँ पर जो है चंद्रगुप्त ने राज्य किया। कहते हैं भद्रबाहु के प्रभावित होकर उसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और उसका जो है निधन मैसूर के निकट श्रवणबेलगोला में हुआ। तो ये उसका जो है अंतिम शरण जीवन था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद जो है मौर्य वंश और भी स्टेबलेट हुआ। चंद्रगुप्त को प्रसिद्ध दार्शनिक और जो है अध्यापक आचार्य चाणक्य के प्रशिक्षण दिया था। चाणक्य जो थे जिसके हम चंद्रगुप्त को जो है काफ़ी शिक्षा दिया था। चाणक्य जो कूटनीतियों के लिए काफ़ी विख्यात थे, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य काफ़ी सक्षम थे हर चीज़ों में और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना भी की थी। कौटिल्य के जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो है ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कालजयी कृति माना जाता है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। चाणक्य कूटनीति के कारण जो है चंद्रगुप्त सफल शासक बन सका और चंद्रगुप्त का जो है मेन गुरु जो थे चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण शासन यहाँ पर कर सके। चंद्रगुप्त का बेटा और उत्तराधिकारी बिंदुसार, देखिए चंद्रगुप्त का बेटा उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जिसकी जो है राज अभिषेक कहते हैं 297 ईसा पूर्व से लेके जो है इसका राज्य काल 272 ईसा पूर्व तक था। और कहते हैं अभिमित्र घाट यानी शत्रुदंता के नाम से भी ये जाना जाता है, यानी बिंदुसार को जो है हम जो है अमृत घाट या शत्रुहंता के नाम से भी जानते हैं। और कहते हैं कि अपने दक्कन जीत कर मौर्य साम्राज्य की जो है मैसूर तक पहुंचा देने वाले जो है बिंदुसार ही था। पश्चिमी एशिया की यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के साथ उसके संपर्क थे और बौद्ध साहित्य के ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मौत के बाद उसके बेटे के बीच सत्ता का संघर्ष होता रहा। इसमें बहुत से जो है दंत कथाएँ हैं इसके अंतर्गत।
कहते हैं अगर आगे देखिए उत्तराधिकारी के इस युद्ध में अशोक ने जो है 272 ईसा पूर्व से लेके जो है 236 ईसा पूर्व तक विजय होकर जो है मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। यानी अशोक ही बिंदुसार के पुत्रों में सबसे आगे था। कई जगह तो इतिहास ये भी बात बताती है कि अशोक ने अपने भाइयों को कत्ल करके जो है राजगद्दी अपनाया था। लेकिन कहते हैं जो है शिलालेखों का जो है ख़त्म हो जाने और जो है म्यूजियम में आग लग जाने के कारण जो है इसके सारे जितने भी इंफॉर्मेशन थी वो सब नष्ट हो गए। तो इसलिए अशोक के बारे में हमें जितने भी जानकारी अभी मिल रही है वो बौद्ध साहित्य से ही मिल रही है। तो यही बात अशोक के बारे में बताया गया है कि उसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो 260 ईसा पूर्व में हुआ, कलिंग का युद्ध। कहते हैं कई जगह तो ये बात दर्शाई गई है कि अपने भाइयों को वो कत्ल करके जो है राजगद्दी हासिल किया था, और कई जगह ये बात पर भी चर्चा है कि कलिंग युद्ध जो हुई थी उसमें जो है पत्थरों पर खुदवाया अशोक ने जो है तस्वीर अशोक में जो है इसका जिक्र भी है। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और युद्ध का जो है परित्याग कर दिया। कारण था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में जो है बहुत नरसंहार हुए, जिसको खून खराबा को देख कर अशोक जो है काफ़ी विचलित हो गया, और इसके कारण जो है उसने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके जो है युद्ध को उसने सदैव के लिए परित्याग कर दिया। तो कहते हैं कई कथाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पर क्या सत्य है इसके बारे में किसी भी जो है थिंकर्स को पता नहीं है। वह एक परोपकारी राजा था और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए ढेर सारे काम भी किए। इसमें से सबसे प्रमुख था धम्म। धम्म का जो है विशेष अपना स्थान रखता है अशोक के जीवन में। कहते हैं उसकी नीति धार्मिक सहिष्णुता, बड़े की इज्जत, बूढ़े की देखभाल, दया, सत्य और शुद्धता पर आधारित थी, और सारी बात जो है धम्म में उसने प्रस्तुत किया था। उसके प्रयासों में बौद्ध धर्म भारत की सरहदों को पार भी फैल गया, और चट्टानों और स्तंभ पर उसके आदेश, उसके शासन का विस्तृत ब्यौरा मिलता है। कहते हैं धम्म में जो था वो जितने भी उपदेश थे वो जो है बड़े बड़े शिलालेखों स्तंभों में उड़ेका करता था। इसी को जो है धम्म के नाम से जाना जाता है, और धम्म में जो है मैक्सिमम जो है उसकी धार्मिक नीतियों का ही जो है बखान किया गया है। और इस बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर जो है मैप भी पर्याप्त है। आप मैप में देख सकते हो भली भांति कि यहाँ पर जो है प्रमुख शिलालेख जो है आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, ट्रायंगल शेप में जो है स्तंभ शिलालेख, और वाइट जो है स्क्वायर में आपको जो है लघु शिलालेख दिख रहा होगा। डॉट डॉट शेप आप जो दिख रहे हैं आपको चारों तरफ वो राज्य क्षेत्रीय सीमाएँ हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोक ने जो है हर एक क्षेत्र में जो है अपना राज्य स्थापित करने में बखूबी कामयाब भी हुआ, और ये मैप जो है बिल्कुल साफ दर्शा रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कहा जाता है कि अशोक की मौत के बाद उसके साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि अशोक एक ऐसा राजा था जिसने सारे राज्यों को जो है एक करके रखा था। लेकिन उसकी मौत के बाद जो है साम्राज्य का जो है टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और उस समय विदेशी हमले का भी डर लगा रहता था। देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, और मौर्य वंश का अंतिम राजा जो कहते हैं वसहरथ कमज़ोर शासक था। वसरथ जो था बहुत काफ़ी कमज़ोर था, और वहाँ पर विदेशी आक्रमण ने इसको जो है तहस नहस करके रख दिया। उसके महत्वाकांक्षी जनरल पुष्यमित्र शुंग ने जो है 1084 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी। किसकी? वसहरथ की, जो कि आखिरी जो था मौर्य वंश का शासक था, और उसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसको 184 में जो है हत्या कर दी। और मौर्य शासन के बाद पूर्व भारत में शुंग और दक्कन में सातवाहन शासन हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट हियर द संगम एज। There is a Sangam age. There are time period of 300 BC to 200 AD. There is a most important period time on the estimate of Sangam age. With the Sangam age, the historical period began to South India. The word Sangam means a assembly of scholars of literacy figures. Let us enter to the royal patronos is the Pandyan's king of Madurai. And earlier Tamil literature is comprised to works such as the Tolkappiyam, and the 8 is the Anthropologists is the Tropians, is the Athoisia, is the 10 Adulers, Patupati. There is the 18 minor work and the 3 epics is a Silapa Dikram, and the Manukhalia, there is a Sivan Sandamani. The Sangam is extended to roughly between 300 BC to 200 AD. Sangam literature referred to the is a primarily is a
Pandyan kingdom. Pandyan kingdoms, but it also contain a valuable information about their Chol and Chera kingdom. The Pandya's rule is over an area comprising of southern Tamil Nadu. Madurai was the capital. The Cheras is the ruler over to the Kerala and the Chols to the occupied is the northern Tamil Nadu and southern Andhra Pradesh here. यहाँ पर जो है हम संगम युग के बारे में बहुत ही संक्षिप्त जो है बारे में जानेंगे, बहुत संक्षिप्त बात करेंगे। ये देखा जाए संगम युग जो था 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के समय काल को दर्शाता है। संगम युग से दक्षिण भारत में एक ऐतिहासिक दौर की शुरुआत हुई। संगम का अर्थ था विद्वानों या साहित्यकारों का जमा होना। कहते मंदिरों के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में साहित्यिक हस्तियों का जो है जमावड़ा हुआ यहाँ पर, जो संगम के नाम से जाना गया। प्राचीन तमिल साहित्य में जो है तिलक पिल्लम यानी 8 संग्रह, अटल गोटाई यानी अट्टू टोगाई, 10 काव्य, पटल पट्टू, 18 लघु ग्रंथ और 3 महाकाव्य जिसमें शिल्पाधिकरम, मणिकोकाई और शिवांग मिद्रामणि जैसे आरंभिक ग्रंथ शामिल है। मोटे तौर पर संगम युग जो था 300 ईसा पूर्व तक फैला और संगम साहित्य में प्राथमिक रूप से जो है पांड्य राजाओं की चर्चा है, यानी पांड्य राजाओं की जो चर्चा इसमें बेखूबी देखने को मिलता है। लेकिन उसमें चोल और चेर शासक का भी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दी गई है। पांड्य राजाओं के दक्षिण तमिलनाडु पर आधारित इलाकों पर शासन किया और जो है मदुरो उनकी राजधानी, मदुराई इनकी राजधानी थी और चेर ने केरल और चोल ने उत्तरी जो है तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश पर राज्य किया। तो ये संगम वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ जानकारी थी। द नेक्स्ट ईयर द कुषाण एज। कुषाण एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर, ब्रीफ हिस्ट्री ईयर। आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर अ नंबर ऑफ foreign power like the Bactrians is a Greek and Saracens and Parthians is the Kushan involved in India. They ruled in the western and northern is the western part of India. The Kushan were is a branch of the Yuchi tribe of Central Asia. The first ruler of Kushan was the Kuzul Kapinais and he is associated to the Bhima couple phases. The greatest ruler of Kushan Dasantri is a Kunishka. Kunishka is who is become a king after the Bhima. Kushana is conquered to the Kashmir and established his supremacy over to Indo-Gangotri plan. He occupied to the Kushgar and the Urukhand and the Khotan and Central Asia. Punjab and Pakistan were also part of the empire. Kanishka was the devoted to the Buddhist, and through his effort of Buddhism spread to China, Central Asia and other countries. He was also is a great potence of art and learning. And here Purush Supura is a Peshawar was as a capital. Is a Puru Supura is a Peshawar was the capital, and Kanishka as a successor were a Shishka and the Husishka. Kanishka is the second and the Vasudeva. The Vasudeva was the latest great ruler of Kushan. After the death of the mantle of Kushan Empire quickly disintegrated. The fall of Kushan Empire marked the beginning of political ascent to the northern India, which continued about a century. उसके पश्चात आता है हमारे समाज कुषाण युग। देखिए कुषाण मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यूनानी शकों और पार्थियानों और कुषाणों ने भारत पर हमले किए। उन्होंने भारत के पश्चिमी और पश्चिमी जो है भागों पर शासन भी किया और कहते कुषाण मध्य एशिया के युए कबीलों की एक शाखा थे। कुषाण का पहला शासक जो था कुजुला कद जो है फिलीज था और उसके बाद बीमा कदसीफीज आया। भीम के बाद कनिष्क राजा बना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं कुषाण वंश का महानतम राजा कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क काफ़ी महान था और उसने जो है कश्मीर की जीत लिया और गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके कब्जों में
जो है मध्य एशिया के काशगढ़ और शरखड और जो है खेतोन थे। पंजाब और पाकिस्तान भी उसके साम्राज्य में शामिल था। और कनिष्क एक पक्का बौद्ध था, यानी बौद्ध धर्म को बहुत ही मानता था। उसके प्रयासों ने बौद्ध धर्म चीन, मध्य एशिया और अन्य देशों में फैल गया और वह कला और शिक्षा का महान संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। कहते पुर और पेशावर उसकी राजधानी थी। फिरोजपुर और पेशावर उसकी राजधानी थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी जो है वशिष्ठ, हुबिस्क और कनिष्क द्वितीय और वासुदेव हुए। वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम महान राजा था और उसके मरते ही कुषाण साम्राज्य के पतन से उत्तर भारत में राजनीति में अनिश्चितता की दौर शुरू हुआ, जो करीब 100 साल तक चलता ही रहा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते इसमें राजाओं में जो है बहुत राजाओं ने राज किया, जिसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा न करके संक्षिप्त में किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर एग्जाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहीं पे जो है सारी वीडियो आपको मिल जाएगा। 8th से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए सभी वीडियो उपलब्ध है। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगला टॉपिक जो है गुप्त काल, जो कि बहुत काफ़ी जरूरी रहेगा।